नमस्ते दोस्तों। दुनिया भर में एक समुदाय विशेष, एक धर्म विशेष कह लें या एक पंथ विशेष के लोगों द्वारा आतंक इस कदर फैलाया जा रहा है कि दुनिया में अब हर देश उनसे परेशान हो गया है। वो चाहे अफ्रीका में बोको हराम हो या आईएसआईएस हो या भारत में लश्कर ए तोयबा हो या बहुत सारे ऐसे अनेकों नाम जिसको सुनते ही ये लगने लगता है कि ये कुछ गड़बड़ करेंगे। हर देश में चाहे रशिया हो, चाइना हो, पाकिस्तान खुद हो जो आतंकवाद का बढ़ावा दे रहा है, उसके साथ भारत, फ्रांस, इटली, यूएसए, बहुत सारे देश हैं जहाँ पर इस्लाम को मानने वाले लोग इस्लाम के नाम पर, मजहब के नाम पर आतंक फैला रहे हैं। यूरोप में खास तौर पर देखने में आया है कि वहाँ पर इस तरह की जो आतंकी घटनाएं हैं वो आए दिन हो रही हैं। कहीं भी चलते हुए चाकू से वार कर देना, कहीं भी किसी की गर्दन काट देना, ये कह देना कि इन्होंने जो है पैगंबर साहब की जो है तौहीन कर दी। उसके बाद इस तरह की चीजें बहुत सारी हो रही हैं। आखिर दुनिया भर में ये क्या हो रहा है? ये समुदाय विशेष आखिर फ्रांस या यूरोप में अपना पैर कैसे जमा रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता श्री नरेंद्र आहूजा जी। आहूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। आहूजा जी, बीते दिनों जो है पेरिस में कुछ लोगों ने जो है आतंकी घटना को झेला। वहाँ आए दिन ऐसा हो रहा है कि कोई ना कोई व्यक्ति जो है इस्लाम के नाम पर, कुरान के नाम पर चाकू से, बंदूक से, किसी भी तरह से एक आतंकी हमला कर दे रहा है, या वो उसे लोन वुल्फ भी कहते हैं, तो वो भी हो रहा है। इसके अलावा हमने ब्रिटेन में, अमेरिका में जो है बहुत सारे ऐसे आतंकी हमले भी देखे जिन्होंने हजारों सैकड़ों लोगों की जान ले ली। भारत में ये कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान द्वारा यहाँ पे आतंकी भेजे जा रहे हैं, वो भी इस्लाम के नाम पर जो है यहाँ पर निर्दोष लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में सीरिया में हमने देखा कि किस तरह आईएसआईएस ने जो है इस्लाम के नाम पर बहुत अत्याचार किए। अफगानिस्तान में इस्लाम के नाम पर अत्याचार हो रहे हैं। वहीं इज़राइल में जिस प्रकार से इस्लाम के नाम पर जो है आतंकी हमला हुआ, ये सब देखने के बाद आखिर ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी वास्तव में पूरी दुनिया में चल क्या रहा है। क्या ये इस्लाम वर्सेस दूसरे धर्मों की लड़ाई है? क्या ये क्रूसेड है? क्यों यूरोप में इतनी अधिक संख्या में ये हमले हो रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपने बड़ा स्पष्ट सा प्रश्न पूछा है कि यूरोप में ये हमले क्यों हो रहे हैं, पहला। दूसरा, क्या ये इस्लाम वर्सेस बाकी सभी मतांतर हैं? और तीसरा, ऐसा क्या कारण है कि आतंकवादी घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है, और वो भी एक ऐसे क्षेत्र में जो यूरोप, जिसे विकसित राष्ट्रों का एक समूह कहा जाता है, समृद्ध क्षेत्र माना जाता है इस पूरे ग्लोब के अंदर, सृष्टि के अंदर। कि जब यूरोप के अंदर मुस्लिम माइग्रेट होकर के, विस्थापित होकर के यूरोप में घुस रहे थे। आपको अगर बहुत पुरानी एक फोटो याद हो और उस फोटो को देख लेने के बाद एकदम से यूरोप ने अपने दरवाजे खोल दिए और सभी मुस्लिम शरणार्थी उन क्षेत्रों में जाकर के बस गए। वो फोटो थी एक छोटे से बच्चे की समुद्र के किनारे पर लेटे हुए लाश, और उस एकदम भावुक कर देने वाली फोटो से ऐसा यूरोप के मन में आया, क्योंकि वो बिल्कुल ही स्वयं को या तो धर्मनिरपेक्ष मानते हैं, उदारवादी चेहरा समझते हैं अपने आप को, और मानवतावादी माना जाता है यूरोपीय देशों को। तो उन्होंने उस भावुक कर देने वाली उस फोटो के उपरांत इस प्रकार से गेट खोले कि पूरी की पूरी बाढ़ आ गई शरणार्थियों की। अब उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, जैसे हमारे भी बांग्लादेश से या म्यांमार से जो शरणार्थी आए, चाहे जिसको हम रोहिंग्या भी कहते हैं या बांग्लादेशी शरणार्थी कहते हैं, और वो बांग्लादेशी शरणार्थी आकर के मेरे देश में हर जगह पर बस गए, और आपके एनसीआर रीजन में देखते हैं तो ये बांग्लादेशी शरणार्थी ही अब घर घर में जाकर के काम
कर रहे हैं। जो जिसको कहते हैं ना काम वाले लोग कौन हैं, तो बांग्लादेशी शरणार्थी आपको मिलेंगे और उनके पास यहाँ तक कि फोटो आईडी और आधार कार्ड भी अब मेरे देश के बने हुए हैं। लेकिन मैं मूल मुद्दे पर आता हूं कि जहां जहां ये मुस्लिम शरणार्थी पहुंचे और ली तो इन्होंने शरण, लेकिन शरण लेने के उपरांत धीरे धीरे जैसे ही ये जनसंख्या में बाहुल्य होता चला गया और उन्होंने उस क्षेत्र की डेमोग्राफी को बदल दिया, अर्थात जो क्षेत्र पहले मुस्लिम बाहुल्य नहीं थे वह मुस्लिम बाहुल्य हो गए, और जैसे ही वह मुस्लिम बाहुल्य हुए तो उन्होंने अपने एजेंडे को वहां पर थोपना शुरू कर दिया और उन्होंने अपने एजेंडे के अंतर्गत धीरे धीरे उसमें एक जिहाद का नाम दिया। चाहे आप उसको लव जिहाद कह लें, चाहे आप उसको आतंक जिहाद कह लें, अर्थात किसी भी ढंग से येन केन प्रकारेण अपने उस क्षेत्र को, जिस क्षेत्र में वह बहुलता से रहने लगे हैं, उस क्षेत्र को शरिया कानून के अंतर्गत लाते हुए मुस्लिम या इस्लामिक राष्ट्र बना लेना, स्टेट बना लेना। और इसके लिए ये प्रारंभ यदि आतंकी घटनाओं से करते हैं तो हमेशा पहले छोटी छोटी आतंकी घटनाओं से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं और उसके बाद प्रतिक्रिया के ऊपर निर्भर करता है। यदि इनके विरुद्ध कोई कड़ी प्रतिक्रिया दी जाती है तो वह उस जंग को बढ़ाते हुए अपने मंसूबों को अंजाम देने लगते हैं, अर्थात उस क्षेत्र को किसी भी तरह से मुस्लिम बाहुल्य बना करके इस्लामिक राष्ट्र बनाना, चाहे वो आबादी की वृद्धि करना हो, चाहे लव जिहाद बनाना हो, चाहे वो बंदूक के दम पर कन्वर्जन करवाना हो, चाहे वह अन्य धर्मावलंबियों को बिल्कुल स्वीकार ना करते हुए उनके विरुद्ध आतंकी घटनाएं करना हो, जैसा फ्रांस के अंदर हो रहा है, पेरिस वगैरह में हुआ। 13 अक्टूबर 2023 को शहर में एक हाई स्कूल में चाकू से हमला किया और एक शिक्षक की मौत हो गई। एक सीरियाई नागरिक ने अल्पाइन शहर में 9 जून 2023 को हमला किया, 4 बच्चों और 2 पेंशनरों को घायल कर दिया। 22 मई 2023 को रिम्स में एक हमलावर ने रसोई में इस्तेमाल होने वाली चाकू से नर्स की हत्या कर दी, एक अन्य अस्पताल कर्मी को घायल कर दिया। 11 जनवरी 2023 को भी पेरिस के गारे डू नार्ड ट्रेन स्टेशन पर एक व्यक्ति ने घर में बने हथियार से 6 लोगों पर हमला किया और उन्हें घायल कर दिया। ऑन ड्यूटी पुलिस अधिकारियों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इस प्रकार बहुत सी घटनाएं आती हैं। तो ये सभी इस्लामिक मानसिकता को दिखलाती हैं कि वह अपने धर्म का प्रचार प्रसार धर्म के सिद्धांतों से ना करते हुए अपितु इस जिहाद के माध्यम से करते हैं, आतंक के माध्यम से करते हैं। आतंक करते हुए वह अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे होते हैं या अन्य धर्मावलंबियों को कमजोर करते हुए उन्हें हटाने का प्रयास कर रहे होते हैं। हर क्षेत्र जिसमें वो रहते हैं उसे मुस्लिम राज्य या मुस्लिम राष्ट्र या इस्लामिक स्टेट बनाने का प्रयास करते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिस प्रकार से आपने घटनाओं के बारे में बताया कि एक सीरियाई नागरिक द्वारा किस प्रकार से हमला किया गया। अब सीरियाई नागरिक यूरोप में कैसे पहुंचा है वो भी आपने पूरा बताया कि जब आईएसआईएस ने सीरिया पर हमला किया तो जो कुर्द वहां से भागे और उन्होंने शरण ली यूरोप में। जिस बच्चे की तस्वीर की बात कर रहे हैं वो एक कुर्द परिवार से था जो कि सीरिया से भागा शरणार्थी के तौर पर। तो ये सब चीजें हम देखते हैं कि वो शरणार्थी के तौर पर किसी देश में शरण लेते हैं। जैसे हम रोहिंग्या जो हैं उनके बारे में भी बहुत सारी ऐसी भारत में घटनाएं हैं जिसमें ये देखने में आया है कि जो रोहिंग्या हैं ये बहुत सारे ऐसे अपराधों में लिप्त पाए गए हैं जो एक तरफ से जघन्य की श्रेणी में आते हैं। कहीं भी किसी की भी हत्या करना। दूसरी जगह हम देखते हैं कि भारत में भी हाल के दिनों में इस तरह की घटनाएं अब बढ़ी हैं। हाल ही में लखनऊ में एक ऐसा केस सामने आया जब एक युवक ने, जो कि इंजीनियरिंग कर रहा था, उसने बस कंडक्टर के गर्दन पर वार किया। उसका कहना था कि इसने जो है तौहीन की है। तो इस तरह की बातें जो है भारत में अब शुरू हो गई हैं।
इसी प्रकार कन्हैया लाल का जो केस है उसमें भी यही था कि 2 युवक आए, उन्होंने जो है ये कह दिया कि इसने तौहीन की है तो इसकी हमें गर्दन तन से जुदा करनी है। तो इस तरह की चीज़ें जो भारत में भी अब बढ़नी शुरू हो गई हैं कि इंडिविजुअली लोग एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगे हैं। हाल ही में आहूजा जी एक केस गाज़ियाबाद के ट्रोनिका में आया जहाँ पर एक युवती के साथ गैंग रेप किया गया। उससे ये पूछकर कि क्या उसका धर्म क्या है? उससे पूछा गया, उसकी सहेली जो कि इस्लाम को मानने वाली थी, उसे जो है छोड़ दिया गया और जो हिंदू धर्म की थी उसके साथ गैंग रेप किया गया। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं एक पूरी दुनिया में जो इस्लाम को लेकर मानसिकता है, उसकी ओर इशारा करती है कि आखिर ये मानसिकता कहाँ जा रही है? जो पाकिस्तान या बहुत सारे इस्लामिक देशों द्वारा एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है दुनिया में। लेकिन ये सब देखने के बाद तो लगता है कि ये इस्लामोफोबिया भी सच्चाई है और दुनिया में आज सबसे बड़ी समस्या इस्लाम बन के उभर रहा है। तो ये कारण क्या? क्योंकि हमारे देश में तो हम मदरसों को दोष देते हैं, लेकिन यूरोप में कहाँ से ये चीज़ें फैल रही हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि यूरोप में ये चीजें नहीं फैल रही हैं। यूरोप में भी वही स्थितियां हैं जो हमारे देश में है। जिस तन लागे सो तन जाने और न जाने पीर पराई। आज तक मेरा देश तो इतने वर्षों से इनके आतंक से, जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंक था, और विशेष रूप से कश्मीर के रास्ते या उसके एक मन की टीस की बांग्लादेश, एक पूर्वी पाकिस्तान अलग हो गया और भारत ने विश्व के मानचित्र पर एक नए राष्ट्र का उदय किया और वो पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए। तो पाकिस्तान को इस बात की बहुत बड़ी टीस रहती थी और उसी का बदला लेने के प्रयास में उसने कितनी बार अपने द्वारा प्रायोजित आतंकी हमले करवाए। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि भारत में तो समझ में आती है, फ्रांस में कौन कर रहा है? फ्रांस में भी वही स्थितियां हैं जो भारत में है। भारत जिस बीमारी से आज से कई वर्ष पूर्व से पीड़ित है, मैं तो कहूंगा जब से स्वाधीन हुआ, स्वाधीनता के साथ हमने विभाजन की विभीषिका को झेला, देखा, दो धर्मों के आधार पर दो राष्ट्रों का निर्माण। उस समय ब्रिटेन ने, अंग्रेजों ने फूट डालो राज्य करो की नीति पर चलते हुए एक परमानेंट बीज बो दिया परेशानियों का मेरे देश के अंदर। तो वही लगभग लगभग यूरोप में, जब से यूरोप में भी जनसंख्या के संतुलन में बिगाड़ आया और ये शरणार्थी वहां जाकर के रहने लगे, तो इन्होंने भी अपनी शिक्षा व्यवस्था, अपनी वही बातें, वही सारी की सारी स्थितियां वहां भी बना ली। और जहां पर भी ये बहुसंख्यक हो जाते हैं और स्वयं को दूसरों से शक्तिशाली महसूस करने लगते हैं, तो ये दिखलाने लगते हैं कि हाँ, अब हम हैं और अब हम तलवार के या बंदूक के दम पर अपना शासन स्थापित करने का प्रयास करेंगे। उसी के लिए ही ये सभी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं, अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए और ये बतलाने के लिए कि इस विश्व में केवल और केवल उन्हीं को शायद रहने का जैसे अधिकार हो। ये सह अस्तित्व को नहीं मानते। अगर ये सह अस्तित्व को मानते तो शायद इजराइल हमास युद्ध नहीं होता। और हमास, जिसका कोई कोई राष्ट्र नहीं है, हमास हमास एक आतंकवादी संगठन है। और एक फिलिस्तीन की गाजा पट्टी जो पूरी तरह से संरक्षित और वित्त पोषित अन्य देशों के द्वारा, तो अन्य इस्लामिक देशों के द्वारा, तो निश्चित रूप से अगर ऐसा होता तो तय रूप से वहां ये इजराइल हमास युद्ध ना होता। और यहाँ दोबारा दोहरा दूं इस बात को कि हमास किसी देश का नाम नहीं है, केवल एक आतंकवादी संगठन का नाम है जो फिलिस्तीन की गाजा पट्टी में कार्य करता है। या हिजबुल्लाह है या हूती विद्रोही है, ये सभी के सभी यही तो है और क्या है। जी। तो आपने सही एक चीज की ओर इशारा किया कि ये सब आतंकी संगठन जो कि केवल इस्लाम के नाम पर लड़ रहे हैं और हम देखते हैं कि इन आतंकी संगठनों को बहुत सारे इस्लामिक देश जो हैं वो वित्त सहायता भी देते हैं। हालांकि बीते दिनों पाकिस्तान पर जो है इस तरह के प्रतिबंध लगाए गए, जो उसको ग्रे लिस्ट में डाला गया जो आतंकी संगठन थे, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो
केवल और केवल इसलिए हुआ क्योंकि जब मुंबई हमला हुआ तो उसमें पाकिस्तान की जो हाथ था वो बिल्कुल साफ स्पष्ट रूप से पता चला और बहुत सारे ऐसे लोग पकड़े गए जिन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान से सहायता मिली, तो उसके बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। लेकिन ये दुनिया के अंदर ये देखना कि आखिर यूरोप अचानक से किस तरह से क्यों इतना अस्थिर होता चला जा रहा है। एक और स्टडी भी कहती है कि अभी ब्रिटेन के अंदर जो कभी दुनिया भर में चर्च के राज के लिए मशहूर हुआ करता था, जिससे कहा जाता था कि चर्च जो है पोप या फिर कहें कि ईसाइयत जो है ब्रिटेन से आगे बढ़ी दुनिया भर में, लेकिन आज हम ब्रिटेन की अगर स्थिति देखें तो वहाँ पर भी अब इस्लाम को मानने वाले लोग अधिक हैं बजाय उसके कि वहाँ पर क्रिश्चियंस अधिक होते। लेकिन आज जो स्थिति है कि वहाँ पर इस्लामिक जानकार इस्लाम को मानने वाले अधिक हैं और वो अपने हिसाब से वहाँ पर कानून लागू कराने का प्रयास कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि उस तरह के कानून, उस तरह की चीज़ें लागू हों जो एक इस्लामिक राष्ट्र के लिए होना ज़रूरी है। तो कहीं न कहीं ये एक मानसिकता है जो ये कहती है कि पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाना है। हम भारत की अगर बात करें तो भारत के अंदर भी आज हिंदू धर्म को बचाने की जहाँ बात हो रही है, वहीं इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों ही अपने को बढ़ाने में लगे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। अपनी जनसंख्या को मतांतरण के द्वारा वो बढ़ा रहे हैं। रोज़ नए लोग ईसाइयत में जा रहे हैं, रोज़ लोग नए मुसलमान जो है इस्लाम को अपना रहे हैं। तो लेकिन हिंदुइज़्म या हिंदुत्व की ओर आवाज़ उठाने वाले लोगों को दबा दिया जाता है। कहा जाता है कि ये जो है कट्टरपंथी हैं, हिंदू कट्टरपंथी का शब्द दे दिया जाता है अखबारों में। लेकिन अब हमें ये समझना होगा कि किस विचारधारा से देश और समाज को खतरा है। नरेंद्र आहूजा जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने विचार इस कार्यक्रम में रखे, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आभार। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।